हेलो 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 एंड वेलकम टू अ न्यू लेक्चर ऑफ क्लास विस्टा, जहाँ पे हम कर रहे हैं क्लास 9 की तैयारी साइंस के साथ। और साइंस का आज होगा केमिस्ट्री का पहला चैप्टर हम लोग टैकल करने वाले हैं, यानी चैप्टर नंबर 5, एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन। याद रखना, हम लोगों ने ऑलरेडी एक बायोलॉजी का चैप्टर और एक फिजिक्स का चैप्टर हम लोगों ने कवर कर लिया है। उसके बाद थोड़ा सा गैप गया है लेक्चर्स आने में, क्योंकि थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम्स चल रहा था। लेकिन अभी हम लोग केमिस्ट्री के साथ वापस आ गए हैं एंड ये सिलसिला चलता ही रहेगा। एक बायोलॉजी, एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, एक बायोलॉजी, एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, ऐसे करके हम लोग सारे चैप्टर्स को टैकल करेंगे। ठीक है, ये होगा लेक्चर नंबर 1, मतलब इस चैप्टर का, केमिस्ट्री का एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड सेपरेशन का आज होगा लेक्चर नंबर 1। सो पेन एंड पेपर अपने सामने रख लो एंड चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को थोड़ा सा जानना पड़ेगा कि ये जो चैप्टर का नाम है और ये जो चैप्टर है ये किस चीज के लिए है। पहला चीज हम लोगों को जानना पड़ेगा, मिक्सचर क्या होता है। ठीक है, मिक्सचर, अभी तुम लोगों को पता है मिक्सचर क्या है। कोई एक से ज्यादा, मतलब दो या दो से ज्यादा, जब हम लोग दो चीज को जब हम लोग एक साथ कर देते हैं, एक साथ उसको रख देते हैं, तब हम लोग उसको एक मिक्सचर बोल सकते हैं। ठीक है, सपोज मेरे पास एक चीज है। ठीक है, सपोज मेरे पास एक चीज है, आ, ऐसा कुछ चीज है जो स्क्वायर शेप का है। ठीक है, एंड मेरे पास कुछ बॉल शेप का एक और चीज है एक प्लेट में। ठीक है, मान लो ये कुछ स्क्वायर क्यूब्स का है एंड कुछ बॉल्स है। अभी मैं अगर इन दोनों को एक साथ रख दूं, एक साथ रख दूं, एक क्यूब, फिर दो बॉल, एक क्यूब, दो क्यूब, फिर एक बॉल, फिर दो क्यूब, दो बॉल, ठीक है, ऐसे करके रख दो। ये जो दो चीज से बना हुआ एक नया चीज बन गया, इसको हम लोग बोलते हैं मिक्सचर। अभी इस मिक्सचर को क्या तुम सेपरेट कर सकते हो? हाँ, कर सकते हो। ऐसा ऐसा मिक्सचर भी होते हैं जिसको हम लोग डायरेक्टली सेपरेट नहीं कर सकते। इसको तुम क्यूब्स को अलग अलग कर सकते हो, बॉल्स को अलग अलग करके रख सकते हो। ठीक है, ऐसा मिक्सचर्स भी होता है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी, जिसको हम लोग डायरेक्टली सेपरेट नहीं कर सकते। कुछ मिक्सचर्स को सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मिक्सचर मतलब एकदम सिंपल सी भाषा में अगर बोलूं कि दो या दो से अधिक चीजों को जब हम लोग एक साथ रखते हैं, तब उसको हम लोग बोलते हैं मिक्सचर। अभी ये मिक्सचर कहाँ पे मतलब काम आता है। ठीक है, जैसे कि अ, चलो मिक्सचर कहाँ से याद, मिक्सचर के साथ साथ और एक चीज है यहाँ पे, सेपरेशन। तो मिक्सचर तो तुम लोग हर वक्त, हर जगह, हर समय अपने आसपास में देखते रहोगे। अपने सामने वाले जो पानी का बॉटल है उसमें भी तुम लोगों को पता है कि पानी के साथ साथ थोड़ा मिनरल्स विनरल्स वगैरह रहता है तुम लोगों के मिक्सचर में। जब तुम लोग रोटी सब्जी खाते हो, ठीक है, या फिर चावल और सब्जी खाते हो, तब तुम लोग क्या करते हो? मिक्स कर लेते हो। जब भी तुम लोग रोटी को अपने सब्जी के साथ एक साथ लेते हो, तब वो क्या हो जाता है? मिक्स हो जाता है, या फिर तुम चबाने के बाद वो मिक्स हो जाता है जब तुम लोग पेट में जाते हैं। तो एवरीवेयर वी लुक अराउंड अस, हमारे आसपास मिक्सचर्स तो तुम लोगों को नजर में आ गया। अभी सेपरेशन मतलब ये जो मिक्सचर को हम लोग, जैसे कि मैंने बोला था, इसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, ऐसे हाथ से ही निकाल सकते हैं। देयर आर वेरियस टेक्निक्स जिससे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट मिक्सचर्स को सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कभी तुमने सोचा है कि ये जो तुम लोगों को पता होगा कि जो चीनी हम लोगों को मिलता है, जो हम लोग घर में खाते हैं, जो शुगर है, शक्कर है, उसको हम लोग कहाँ से मिलता है? हम लोगों को वो मिलता है शुगर केन प्लांट से, गन्ने के प्लांट से। ठीक है, तो वहां से कैसे चीनी मिलता है? या फिर जब तुम लोग ब्लड टेस्ट करने जाते हो, छोटा सा ब्लड का सैंपल लेता है, वहां से कितना सारा कुछ टेस्ट करके दे देता है। ठीक है, जो ब्लड शुगर मतलब ब्लड शुगर का टेस्ट होता है, वो छोटा सा, सिर्फ एक ड्रॉप ब्लड से ही तुम लोगों को पता चल जाता है, मतलब डॉक्टर्स को पता चल जाता है। ठीक है, कि ब्लड शुगर कितना है एक पर्सन के बॉडी के अंदर। ऐसा कैसे होता है? मतलब वो कुछ ना कुछ तरीके से ब्लड के अंदर से शुगर को सेपरेट कर रहा है, या फिर गन्ने के जो जूस होता है, शुगर केन जूस होता है, उससे शुगर को एक्सट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, या फिर कोई डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक से डिफरेंट डिफरेंट टाइप का जो चीजें हैं वो हम लोग सेपरेट आउट कर सकते हैं। ब्लड टेस्ट के लिए ब्लड का जो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स है, उसको हम लोग सेपरेट आउट कर सकते हैं एंड हम लोगों को रिजल्ट्स मिलता है। ये इसको लेके ही हम लोगों का चैप्टर है। पहले तो हम लोगों को समझना पड़ेगा मिक्सचर कैसा है। मिक्सचर कैसा है, क्या हम लोगों को उसको ऐसे ही सेपरेट कर सकते हैं? तो मिक्सचर के टाइप के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि कौन सा सेपरेशन का टेक्निक हम लोग यूज करेंगे, कि कौन से चीज से हम लोग सेपरेट करेंगे, कौन सा टेक्निक यूज करेंगे, कौन सा प्रोसेस यूज करेंगे। समझ आ गया? चलो अभी पहले टॉपिक की ओर चलते हैं, जो कि है होमोजेनस मिक्सचर। अभी होमोजेनस मिक्सचर क्या है?
लिखो लिखा हुआ है ए मिक्सचर इन व्हिच द कंपोनेंट्स आर मिक्स्ड थ्रू आउट यूनिफॉर्मली एंड नोन एज होमोजेनस मिक्सचर्स। मतलब एक मिक्सचर में अगर वो समान तरीके से हर जगह पे यूनिफॉर्मली मिक्स हुआ है तब हम लोग उसको बोलते हैं होमोजेनस मिक्सचर। मतलब वो एकदम समान है। जैसे सपोज मान लो तुमने शक्कर को और चीनी शक्कर को और नमक को, ठीक है, चीनी और नमक को तुम लोगों ने एक साथ मिला दिया, पूरा अच्छे से स्टर करते 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 पूरा अच्छे से बहुत देर तक स्टर करते करते तुम लोगों ने अच्छे से मिला दिया, तो वो जो मिक्सचर बनेगा क्या वो एकदम यूनिफॉर्म रहेगा? हाँ, हो सकता है कि पूरा यूनिफॉर्म रहे, तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे? होमोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है सॉल्यूशंस। जितना भी सॉल्यूशंस होता है वो होमोजेनस मिक्सचर होता है। अभी सॉल्यूशंस के बारे में थोड़ा डिटेल में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन सॉल्यूशंस होता क्या है? जब भी किसी चीज में हम लोग किसी चीज को घोलते हैं, घोलना वाला हो, किसी चीज को घोलना को हम लोग बोलते हैं कि हम लोगों ने एक सोल्यूशन बनाया। सो ये जो सोल्यूशंस बनता है, सपोज मान लो तुमने आज नमक, थोड़ा सा नमक एक ग्लास पानी में पूरा अच्छी तरीके से घोल दिया, तब हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ पे तुमने नमक और पानी का एक सोल्यूशन बनाया, सॉल्ट एंड वाटर का एक सोल्यूशन बनाया। सो दीज आर ऑल्सो होमोजेनियस मिक्सचर, वो यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल और देखते हैं कि ए वेल स्टर्ड मतलब बहुत अच्छी तरीके से घुला हुआ मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर, ठीक है। विनेगर इज एन विनेगर खुद में ही एक मिक्सचर है, उसमें क्या होता है? एसिटिक एसिड रहता है, किसमें? वाटर में रहता है। फिर एरिएटेड ड्रिंक्स लाइक सोडा, जो तुम लोग हम लोग सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं ना, स्प्राइट, कोको कोला वगैरह, ये सब क्या होता है? ये सब भी एक होमोजेनस मिक्सचर होता है, क्योंकि उसमें जो ये जो फिजीनेस आता है, वो जो झाग आता है, वो किसके वजह से आता है? इट कम्स फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, CO2 इन वाटर की वजह से हम लोगों को वो झाग, ये फिजीनेस, ये सब मिलता है। सो दीज आर ऑल एग्जांपल ऑफ होमोजेनस मिक्सचर, ठीक है। होमोजेनस मिक्सचर मतलब याद रखना फिर से, मिक्स्ड थ्रू आउट यूनिफॉर्मली। एंड दूसरे तरीके का जो मिक्सचर होता है उसका नाम होता है हेटेरोजेनस मिक्सचर। ए मिक्सचर इन विच द कंपोनेंट्स आर मिक्स्ड नॉन यूनिफॉर्मली, मतलब अच्छी तरीके से मिक्स नहीं किया हुआ है, ठीक है। अच्छी तरीके से मिक्स नहीं किया, सिर्फ रख दिया है। सपोज मान लो कि तुम्हारे पास कुछ कंपोनेंट है ए, और उसके ऊपर तुम दूसरा कंपोनेंट बी को सिर्फ ऊपर से ही थोड़ा सा मिलाया हुआ है, सो उसको हम लोग बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्मली मिक्स हुआ एक मिक्सचर, और उसको हम लोग बोलते हैं, नाम देते हैं हेटेरोजेनस मिक्सचर। एग्जाम्पल देते हैं, मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर। तुम लोगों को पता है पानी और तेल कभी भी एक साथ नहीं घुलते हैं, सो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ हेटेरोजेनस मिक्सचर। तुम चाहे कितना भी कोशिश कर लो, नहीं घुलेंगे। सैंड एंड वाटर, सैंड एंड वाटर, रेत को जब तुम लोग पानी में घोलने की कोशिश करोगे, थोड़ी देर बाद देखना रेत सब नीचे गिर गया, नीचे आके सेटल हो जाता है। सो ये अच्छी तरीके से यूनिफॉर्मली घुल नहीं जाता। क्यों यूनिफॉर्मली नहीं घुल जाता? क्योंकि ये दिस इज एन एग्जांपल ऑफ हेटेरोजेनस मिक्सचर, ये घुल नहीं सकता, ठीक है। अगर घुल नहीं सकता मतलब हेटेरोजेनस मिक्सचर है। और होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस का एक खासियत बात ये है कि हेटेरोजेनस मिक्सचर को, अगर सपोज तुम्हारे पास एक हेटेरोजेनस मिक्सचर है जहां पे तुमने सैंड एंड वाटर लिया है, सैंड प्लस H2O लिया है, तो सपोज मान लो तुम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर भी लिया, अभी तक सेटल नहीं हुआ, नीचे तक रेत नहीं गिर गया। सपोज तुमने यहाँ से एक सैंपल उठाया, थोड़ा सा एक मतलब कप में उठाया, और यहाँ से एक सैंपल उठाया, तो देखना कि यहाँ पे जितना रेत रहेगा एंड यहाँ पे जितना रेत रहेगा, दोनों में रेत में परिमाण थोड़ा सा कम ज्यादा होगा। लेकिन अगर मान लो मैंने एक हेटेरोजेनस मिक्सचर उठाया, सपोज NaCl मतलब कॉमन जो हम लोगों का सॉल्ट होता है, टेबल सॉल्ट, उसको अगर मैंने वाटर के साथ उठा लिया एंड उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया, मिक्स करने के बाद यहाँ से अगर मैं उठाऊं और यहाँ से उठाऊं, यहाँ पे अगर मैं टेस्ट करूँ इसको, जितना मुझे वो नमक का स्वाद आएगा, एंड सपोज साइड से उठाओ, जितना मुझे नमक का स्वाद आएगा, दोनों समान आएगा, यूनिफॉर्म आएगा, एक मतलब एक जैसा ही आएगा। सो दिस इज ऑल्सो ए डिफरेंस बिटवीन हेटेरोजेनस एंड होमोजेनस मिक्सचर, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग जाएंगे सोल्यूशंस की ओर। सोल्यूशंस क्या है? जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले ही तुम लोगों को बताया है, सोल्यूशंस आर होमोजेनस मिक्सचर्स, ठीक है। होमोजेनस मिक्सचर मतलब बहुत अच्छी तरीके से यूनिफॉर्मली मिक्स किया हुआ। यहाँ पे जनरली दो कंपोनेंट्स रहता है, नेमली सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है। जो कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्जर क्वांटिटी है उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट, एंड जो कंपोनेंट प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटी है उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूट। मतलब दो, मतलब जनरली दो से भी ज्यादा हो सकता है, लेकिन जनरली दो, और हमारे पढ़ाई के लिए भी दो ही कंपोनेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो दो कंपोनेंट का जो मिक्सचर होता है होमोजेनस मिक्सचर, उसको हम लोग सोल्यूशन बोल सकते हैं। जो कंपोनेंट ज्यादा रहेगा उसको हम लोग नाम देंगे सॉल्वेंट,
जो कंपोनेंट कम रहेगा उसको हम लोग नाम देंगे सोल्यूट। सपोज अभी तुम लोगों ने एक ग्लास वाटर में, तुम लोगों ने एक ग्लास पानी में तुम लोगों ने 1 चम्मच नमक डाल दिया। सो इसमें नमक क्या हो गया, नमक यहाँ पे हो गया सॉल्यूट। एंड पानी जो है, पानी क्या हो गया, पानी यहाँ पे हो गया सॉल्वेंट, क्योंकि पानी ज्यादा है, एक ग्लास है, लेकिन जो नमक है वो कम है, वो सॉल्यूट हम लोग कह सकते हैं उसको। ठीक है, अभी कितना तुम्हारे पास सॉल्यूशन में सॉल्यूट है और कितना तुम्हारे पास सॉल्वेंट है, उसके ऊपर एक सॉल्यूशन का एक चीज डिपेंड करता है, जिसका नाम है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। ठीक है, एक गिवन अमाउंट ऑफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट that can be dissolved in a given amount of solvent is termed as concentration of the solution। मतलब सपोज मेरे पास एक ग्लास वाटर है जिसमें मैंने 1 चम्मच क्या डाला है, नमक डाला है, 1 चम्मच नमक डाल दिया है। सो दैट इज एक कंसंट्रेशन मुझे मिल जाएगा कि कितना सोल्यूट प्रेजेंट है, कितना अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में। ठीक है, अगर मान लो मैंने 2 चम्मच अगर नमक डाल दिया, सो मेरा यहाँ पे क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, क्योंकि यहाँ पे मुझे 2 चम्मच है लेकिन ग्लास ऑफ वाटर तो एक ही है। 3 चम्मच डाल दिया तो 3 चम्मच आ गया, मतलब कॉन्सेंट्रेशन और भी बढ़ गया। सो अभी ये जो कॉन्सेंट्रेशन है इसको तो हम लोग एक्सप्रेस करना पड़ेगा ना, कि कितना कॉन्सेंट्रेशन है। ऐसे तो तुम नहीं बोल सकते। सपोज मैंने, अगर अभी मैं बोल रहा हूँ कि एक ग्लास पानी में 1 चम्मच नमक, सपोज मेरा ग्लास थोड़ा बड़ा है तुम्हारे से, सो मैंने जो सॉल्यूशन बनाया है और तुमने जो सॉल्यूशन बनाया, क्या वो एक रहेगा? एक जैसा नहीं होगा, क्योंकि सपोज मेरा पानी का ग्लास ज्यादा बड़ा है तो मेरे पास ज्यादा पानी होगा, तुम्हारा अगर पानी का ग्लास छोटा है तो तुम्हारे पास थोड़ा कम पानी होगा, तो कॉन्सेंट्रेशन भी चेंज हो जाएगा ना। तो ऐसे ही करके हम लोगों को एक स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा, स्टैंडर्डाइज बोलना पड़ेगा कि ऐसा है, इतना है। अगर मैं बोल दूं कि ये 100 है, तो 100 क्या है, या फिर बोल दूं मैं 10 है, तो ये 10 क्या है। तो कुछ कुछ हम लोगों को न्यूमेरिकल्स, कुछ मैथमेटिकल टर्म्स में, कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू में हम लोगों को एक्सप्रेस करना पड़ेगा। एंड वो जो एक्सप्रेस होता है उसको हम लोग नाम देते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हम लोग अभी 3 पढ़ेंगे। जब तुम लोग हायर क्लासेस में अगर साइंस को लेके पढ़ोगे तो तब केमिस्ट्री में तुम लोगों को मिल जाएगा और भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, लेकिन अभी के लिए तुम लोगों को 3 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ना है, जिसमें से पहला है मास बाई मास परसेंटेज। मास बाई मास परसेंटेज, इसका मतलब क्या होता है, परसेंट m/m या परसेंट W/W। इसको हम लोग सपोज मान लो परसेंट W/W कैसे लिखते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी मास ऑफ सॉल्यूशन, नॉट सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अभी एक चीज याद रखना, ये जो सॉल्यूशन होता है ना, सॉल्यूशन इज नथिंग बट सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। ठीक है, अभी अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोल दूं कि मेरे पास, मैंने 10 ग्राम नमक लिया है, NaCl दिया है इन 90 ग्राम वाटर, तब मेरा परसेंट W/W कितना आ जाएगा। मुझे पता है 10 ग्राम और 90 ग्राम कौन ज्यादा है, 90 ग्राम ज्यादा है तो ये सॉल्वेंट बन गया, 10 ग्राम कम है मतलब ये सॉल्यूट बन गया। मुझे क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट कितना आ जाएगा, 10 ग्राम। सो मैं ऊपर 10 लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाई मास ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन मतलब सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। सॉल्वेंट कितना है, 90 है, 90 है, सॉल्यूट कितना है, 10 है, तो 90 प्लस 10 इंटू 100। इसको कैंसिल आउट करोगे तो 90 प्लस 10 100, 100 से 100 चला गया, 90 प्लस 10 कितना होगा, ऐसा होगा ना, 10/100 इंटू 100। सो ये 100 से ये 100 चला जाएगा तो 10। सो माई आंसर विल कम एज 10%। सो अगर ये वाला सोल्यूशन है मतलब यहाँ पे 10% NaCl इन वाटर का सोल्यूशन है। समझ में आ रहा है, मास बाय मास परसेंटेज का मतलब ये है, ऊपर में सल्यूट, नीचे में सल्यूट प्लस सॉल्वेंट, मतलब सोल्यूशन का टोटल इंटू 100, एंड लास्ट में एक परसेंटेज तुम लोगों को सिंबल देना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आएंगे मास बाई वॉल्यूम में। अभी तुम लोग नाम से ही तुम लोग पता चल गया कि मास बाई वॉल्यूम मतलब परसेंट m/v या परसेंट W/v का फॉर्मूला क्या होगा। ऊपर में तो मास ही रहेगा, ऊपर में किसका मास रहेगा, मास ऑफ सॉल्यूट का ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं रहेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, लास्ट में एक परसेंट का सिंबल आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोल दूं कि मैंने 10 ग्राम NaCl लिया है इन 100 ml वाटर, 100 ml वाटर,
ठीक है, या फिर 90 ml वाटर, या फिर कुछ भी बोल दो, 100 ml ही वाटर मान लो, ठीक है। मैंने 10 ग्राम NaCl लिया है 100 ml वाटर में, तब मेरा क्या आ जाएगा, परसेंटेज W/V। याद रखना मास ऑफ सोल्यूट कितना है, 10 ग्राम, 10, ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना, 100 ml वाटर लिया है, तो 100 ml वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट आ गया। सो 100 प्लस 10, 10 ऐसा आ जाएगा। क्या तुम ऐसा करोगे, नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन ही गलत होगा, ठीक है। यहाँ पे 100 ml वाटर नहीं बोल के हम लोग लिख सकते हैं 100 ml सॉल्यूशन टू मेक, टू 100 ml सोल्यूशन, ऐसा अगर बोल दूं तब तुम लोग यहाँ पे 100 पुट कर सकते हो। क्यों मैंने 100 प्लस 10 नहीं किया और यहाँ पे मैंने 90 प्लस 10 कर दिया, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही ग्राम में था, 90 ग्राम एंड 10 ग्राम, ये सब थोड़ा थोड़ा छोटा मोटा चीजें याद रखना, ठीक है। दोनों ही 90 मतलब दोनों ही ग्राम में था, तब हम लोग ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को जैसा मैंने दिया था वैसा अगर होता तो 100 ml है, ये वॉल्यूम में है, ये 10 ग्राम है, ये वेट में है, ये दोनों को हम लोग प्लस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे क्वेश्चन ही ऐसा तुम लोगों को दिया रहा होगा, टू मेक 100 ml ऑफ सोल्यूशन। सो यहाँ पे 100 ml टोटल सोल्यूशन का ही दे दिया रहा होगा वॉल्यूम। सो यहाँ पे तुम लोग डायरेक्टली 100 या जितना दिया रहा होगा वैसा पुट कर देना। इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई, सॉरी, इसको अगर हम लोग कैंसिल आउट करेंगे तो 10% आ गया। समझ में आ गया। यहाँ पे अगर 10 की जगह मैंने 20 दिया होता, यहाँ पे 20 दिया होता तो 20% आ जाता है, ऐसा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट जो हम लोगों का आएगा वो है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, परसेंट V/V, ठीक है। सो परसेंट V/V का क्या मतलब है, दोनों दो बार लिख लिया मैंने। परसेंट V/V का क्या मतलब होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, टोटल सॉल्यूशन का, इनटू 100, ठीक है। लास्ट में एक परसेंट का सिंबल। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोल दूं कि मैंने 35 ml क्या लिया है, सपोज 35 ml इथेनॉल लिया है इन 65 ml ऑफ वाटर, ठीक है। तो मेरा कितना आ जाएगा सोल्यूशन का वैल्यू, तो परसेंट V/V इज इक्वल टू, सोल्यूट कौन सा होगा जो कम होगा, तो 35 डिवाइडेड बाई, देखो यहाँ पे फिर से ml है एंड ml है, सो यहाँ पे ऐड हम लोग कर सकते हैं। एंड यहाँ पे मैंने सोल्यूशन नहीं बोला है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे सही है, मतलब सोल्यूशन हम लोग नहीं नहीं देने से भी हो जाएगा, क्योंकि दोनों अगर ml में है तो हम लोग प्लस कर सकते हैं। तो कितना आ जाएगा, 35 ml 65 ml प्लस कर देंगे, 35 प्लस 65 इंटू 100, 35 प्लस 65 इज 100, 100 से 100 कैंसिल, सो अगेन 35% इज आवर वैल्यू, ठीक है। समझ में आ गया। अभी मैंने यहाँ पे जो एग्जांपल्स दिया है वहाँ पे मैंने ऐसा इजी करने के लिए 100 लिया है। तुम्हारे पास ऐसा कैलकुलेशन आ सकता है जहाँ पे 100 नहीं है, तो तुम लोग इंटू डिवाइड दोनों करके देख सकते हो, ठीक है। दोनों करके तुम लोग सोल्यूशन निकाल सकते हो, पॉइंट में भी आ सकता है, तो डरने की कोई बात नहीं है, हमेशा 100 ही आएगा, ऐसा कोई बात नहीं है कि 100 से 100 कैंसिल करना है, ऐसा भी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो हम लोगों के पास 3 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आ गया, परसेंटेज W/W, परसेंटेज W/V एंड परसेंटेज V/V हम लोगों के पास हो गया, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स ये 3 है जो तुम लोगों को पढ़ना है। अभी हम लोग जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्युबिलिटी। अभी सॉल्युबिलिटी है क्या, डेफिनेशन से समझते हैं। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट डिसॉल्व्स इन अ फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी एट अ गिवन टेम्परेचर। मतलब इंग्लिश में जो डेफिनेशन है उसको समझने से पहले एक्चुअली में है क्या ये समझते हैं। सॉल्युबिलिटी का मतलब है, जो मैंने थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दिया था ना, कि तुम्हारे पास मान लो एक ग्लास ऑफ वाटर है, ठीक है। मैं मान लेता हूं तुम्हारे पास 100 ml वाटर है, मान लो मेरे पास 100 ml वाटर है, 100 ml वाटर का एक ग्लास है, ठीक है। 100 ml वाटर का एक ग्लास है और उसमें तुम अभी नमक घोल रहे हो, नमक घोल ही रहे हो, घोल ही रहे हो, ठीक है। पहले तुमने 1 चम्मच दिया, फिर तुमने 2 चम्मच दिया, घोला, पूरा घुल गया, 3 चम्मच दिया, घोला, घुल गया, 4 चम्मच दिया, घोला, घुल गया, ऐसा करते करते 6 नंबर वाले चम्मच में आके तुम लोग देख रहे हो कि 6 नंबर में मैक्सिमम है। जब भी मैं 7 नंबर वाला दे रहा हूं तब वो घुल नहीं रहा, वो पूरा डिसॉल्व नहीं हो रहा है। अगर पूरा डिसॉल्व नहीं हो रहा है, मतलब 6 नंबर में अगर वो खत्म हो रहा है, तो मान लो कि सपोज 35 ग्राम तक वो डिसॉल्व कर पा रहा है, 35 ग्राम तक नमक वो डिसॉल्व कर सकता है हम लोग 100 ml वाटर में, तब वो जो हमारा सॉल्युबिलिटी होगा वो होगा 35 ग्राम, ठीक है। जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ गिवन क्वांटिटी, मैंने यहाँ पे गिवन क्वांटिटी 100 ml मान लिया। अभी मेरे पास अगर 1 लीटर होता तो 35 से तो ज्यादा ही होता, डिसॉल्व होता। तो ऐसा ही है। और
और एक चीज याद रखना, एट ए गिवन टेम्परेचर भी होगा, क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो और भी ज्यादा डिजोल्व हो जाता है 35 से भी ज्यादा। लेकिन हमारा जो रूम टेम्परेचर है या फिर कोई भी टेम्परेचर अगर हम लोगों ने सेट कर लिया है कि इस टेम्परेचर में नापेंगे, तो उस टेम्परेचर में कितना होता है वही हम लोगों का मैक्सिमम जितना सॉल्यूट का होता है वही होगा सॉल्युबिलिटी। ठीक है। और जो तुम लोगों को ये सॉल्यूशन मिला ना, ये जो तुम घोल रहे हो और मैक्सिमम मतलब लिमिट तक पहुंच गया और घुल नहीं सकता, इस सॉल्यूशन का भी एक नाम है। ए सॉल्यूशन दैट कैन नॉट डिसॉल्व एनी मोर सॉल्यूट एट दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज नोन एज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है। फिर क्या दिया हुआ है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड सॉल्यूट, मतलब अगर जैसे नमक हो गया, इन ए लिक्विड सॉल्वेंट जनरली इंक्रीजेस विद टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर ज्यादा बढ़ा देंगे तो और भी ज्यादा नमक तुम घोल पाओगे। लेकिन इन केस ऑफ गैसेस क्या होता है, गैसेस डिजॉल्व इन लिक्विड, मतलब गैस को अगर लिक्विड में डिजोल्व करेंगे तो सॉल्युबिलिटी जनरली डिक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो उतना ज्यादा गैस क्या बोलते हैं उस टेम्परेचर में डिजोल्व नहीं होगा। ठीक है। एंड इसी वजह से क्या होता है, जो हम लोगों का कार्बोनेटेड ड्रिंक्स रहता है ना, वो प्रेशर के अंदर सील करते हैं, क्योंकि टेम्परेचर तो कम नहीं हो सकता है, मतलब वैसे फ्रिज में डालने से कम होगा, लेकिन जो जहाँ पे पैकेजिंग होता है वहाँ पे टेम्परेचर तो कम नहीं हो सकता है। तो सॉल्युबिलिटी को और बढ़ाने के लिए प्रेशर में हम लोग उसको मतलब बॉटल के कैप को लगाते हैं और प्रेशर में वो कार्बोनेट को, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग डालते हैं। ये थोड़ा हाई लेवल कॉन्सेप्ट आ गया, तुम्हें नहीं चाहिए अभी। सिर्फ ये चीज याद रखना कि अगर सॉलिड के मामले में है, सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं, तब टेम्परेचर के साथ सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगा। और अगर गैस लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं तो टेम्परेचर के साथ सॉल्युबिलिटी इंक्रीज नहीं होगा, वो डिक्रीज होगा। ठीक है, याद रहेगा। चलो चलो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी कर्व के बारे में। अभी ये सॉल्युबिलिटी कर्व क्या है, सॉल्युबिलिटी कर्व कुछ नहीं है, एक ग्राफ है, छोटा सा टॉपिक है तुम लोगों के बुक में कि क्या दिया हुआ है, ग्राफ ऑफ सॉल्युबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर इज कॉल्ड अ सॉल्युबिलिटी कर्व। ठीक है। टेम्परेचर वर्सेस सॉल्युबिलिटी सॉल्युबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर का एक ग्राफ को हम लोग बोलते हैं सॉल्युबिलिटी ग्राफ। अभी टेम्परेचर वर्सेस सॉल्युबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर मतलब इस साइड में ऊपर में सॉल्युबिलिटी आ जाएगा। ठीक है। वर्टिकल में सॉल्युबिलिटी, हॉरिजॉन्टल में क्या आ जाएगा, टेम्परेचर। ग्राफ के बारे में हम लोगों ने कहाँ पे सीखा है, लास्ट जो फिजिक्स का लेक्चर है वहां से हम लोगों ने ऑलरेडी ग्राफ्स कैसे बनाते हैं वो हम लोगों ने सीख लिया। सो मान लो मेरे पास एक सॉल्युबिलिटी ऑफ ए समथिंग, कुछ भी एक सॉलिड है, सपोज मान लो NaCl है, वो लिक्विड में अगर देंगे सो ऐसा कुछ ग्राफ आ सकता है। या फिर एक दूसरा कंपाउंड अगर देंगे, सपोज दूसरे कंपाउंड को मैं दूसरे कलर से दिखाता हूँ, दूसरा कंपाउंड अगर देंगे सो उसका कुछ ऐसे आ सकता है। ठीक है। सो दीज आर नथिंग बट, इससे हम लोगों को क्या पता चलता है, ये इसको हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगा कि यहाँ पे अगर मैं कुछ वैल्यूज दे दूँ 10, 20, 30, 40, ठीक है, 50 ऐसा करके कुछ वैल्यूज दे दूँ, यहाँ पे भी 10, 20, 30। सो ऐसा तुम मान सकते हो कि जब 10 डिग्री है तब इसका कितना होगा सॉल्युबिलिटी, अच्छा 20। जब 10 डिग्री है तो ऊपर वाले का कितना होगा, अच्छा 40, ऐसा कुछ है। ठीक है, सिर्फ यहाँ से हम लोग कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जब सॉल्युबिलिटी कर्व हम लोग ड्रॉ करते हैं तो हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि टेम्परेचर के साथ साथ ये बढ़ रहा है तो कैसे बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है या थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रहा है, या फिर कम कम भी हो सकता है, कम हो रहा है कि नहीं, ये सब हम लोग देख सकते हैं एक सॉल्युबिलिटी कर्व ड्रॉ करके। ठीक है, इसका फायदा यही है। एंड इसी के साथ सॉल्युबिलिटी कर्व के साथ आज का हमारा लेक्चर हो जाता है खत्म। बहुत ही छोटा एक लेक्चर है, आधे घंटे का भी समय नहीं गया होगा तुम लोगों को। मैं आशा करता हूँ कि ये लेक्चर तुम लोग आधे घंटे में ही कंप्लीट कर दोगे। और ये जो चैप्टर ये बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी एक चैप्टर है। यहाँ पे हम लोगों ने बेसिक समझ लिया। चैप्टर का नाम जो था एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड सेपरेशन, उसमें से मिक्सचर्स तो खत्म हो गया, मिक्सचर्स तो खत्म हो गया। अभी उसका सेपरेशन जो वाला जो पोर्शन है वो तुम लोगों को नेक्स्ट 2 लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 एंड लेक्चर नंबर 3 में हम लोग खत्म कर देंगे। बहुत ही छोटा चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है। एक बार समझ जाओगे तो हर वक्त, मतलब हर समय तुम लोगों को याद रहेगा, जीवन भर याद रहेगा। तो इस वीडियो को अच्छे से देख लेना। अगर तुम लोगों ने कुछ चीज मिस कर लिया है तो पीछे जाके एक बार वीडियो में देख लो, तुम लोगों को समझ आ गया, आ जाएगा। ठीक है। सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो, थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग दिस लेक्चर। अगर तुम लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ ताकि उनके भी मदद हो जाए, एंड सब्सक्राइब कर देना। लेकिन उसके साथ साथ एक कमेंट भी कर देना। अगर पूरा समझ में आ गया तो कमेंट में वो भी लिख देना कि हाँ समझ में आ गया,
ताकि हम लेक्चर नंबर 2 तक जा पाए। और अगर नहीं कुछ समझ में आया तो वो भी कमेंट में बोल देना, हम लोग वहाँ पे ही समझा देंगे तुम लोगों को। अगर कुछ ऐसा चीज़ है जो डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में हम लोग नहीं समझा पाते हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वो समझा देंगे, ठीक है? सो इट इज़ ओनली फॉर द बेनिफिशियल ऑफ यू। हम लोग बोल रहे हैं कि समझ आ गया तो भी कमेंट करना, समझ नहीं आया तो भी कमेंट करके बताना कि कौन-सा चीज़ समझ में नहीं आया। एंड अगर तुम लोग हाइप वाले ऑप्शन को दबा दोगे, तुम्हारे यूट्यूब ऐप में हाइप वाला जो ऑप्शन है उसको अगर तुम दबा दोगे, तो ये वीडियो और भी स्टूडेंट्स के पास पहुंच पाएंगे, उनके भी मतलब उनको भी मदद हो पाएगा, ठीक है? सो प्लीज ऑल्सो कमेंट एंड हाइप अप दिस वीडियो, ताकि तुम्हारे मतलब बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उन तक पहुंच पाए, ठीक है? इस लेक्चर का जो लेक्चर स्लाइड्स है वो तुम लोगों को टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड लेक्चर 3 के बाद, मतलब ये चैप्टर खत्म होने के बाद, लेक्चर नंबर 2 एंड 3 के बाद तुम लोगों को डायरेक्टली नोट्स मिल जाएगा, जिसमें लास्ट में एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी सॉल्व रहेंगे। दैट वाज अ सरप्राइज पहले चैप्टर के लिए, लेकिन अब तक तो तुम लोगों को पता चल गया होगा। अगर नहीं पता चल गया तो थोड़ी देर वेट कर लो, लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 को समझ लो, फिर तुम लोगों को तो और भी मजे ही मजे, तुम लोगों को डायरेक्टली नोट्स मिल जाएगा। नोट्स से तुम लोग डायरेक्टली पढ़ सकते हो, नोट्स बना सकते हो, ठीक है? लेकिन नोट्स बनाना सिर्फ काम नहीं है, तुम लोगों को चैप्टर भी समझना है। सो चैप्टर को अच्छे से समझो, वीडियो सब देखते रहो। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए तुम लोग पढ़ाई करते रहो। बाय बाय।